हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 का जो हम ये लास्ट 30 डेज टारगेट कर रहे हैं उसमें आज हम डे 9 करेंगे। ठीक है, मिशन 3 स्टार के अंतर्गत। देखो, लॉट ऑफ टाइम होता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बहुत बार। जो भी है, जैसे मैं देखता हूं कि कुछ बीच बीच में रिस्पॉन्स आपका कम हो जाता। ये चीजें कभी हावी ना होने दें। वॉट एवर विल हैपन इन दैट डे। लेकिन आपको अपने लेवल से हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। देखो, कभी भी जो भी कुछ चीजें होती है, जो भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ तो सीखने को मिल रहा है। आप इसमें जो भी है, बहुत बार कैंडिडेट्स जो भी सोच लेते हैं कुछ लोग कि हम 2021 का टारगेट रख रहे हैं, 2022 नहीं। आपके पास जो भी होना है एग्जाम में, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आपको अपने तरफ से ग्लानि महसूस नहीं होना चाहिए। आपको अपने तरफ से ये नहीं लगना चाहिए कि हमने इस चीज को नहीं किया। अभी जैसे देखो, आज 28 उन कैंडिडेट को इंटरव्यू का, आज 27 ये नवंबर है। आज 28 उन कैंडिडेट को मौका मिला है इंटरव्यू देने का जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, जिनका ईडब्ल्यूएस का। देखो, समझ सकते हो कि वो किस प्रेशर में उन लोग रहे हैं। फिर कुछ कैंडिडेट, कल हमारी दो से जो भी है लास्ट बात हुई, अब वो बेचारे दे नहीं पाए। अब क्या हुआ कि फिर से अब कोर्ट, ये यूपीएससी ने बोला कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आओ, तब हम उनको, यानी कि जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया था उन लोग को ही देने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग बच गए, कुछ लोग, देखो, कंबाइंड पिटीशन उन्होंने फाइल किया तो पैसे कम लगे रिलेटिवली, जो वकील को के फी होते हैं। लेकिन इंडिविजुअली बहुत ज्यादा पैसे। तो कल एक कैंडिडेट ने बोला कि सर, सॉरी, मैं पैसे पे नहीं कर सकता हूँ उतना, हर के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो चलो, एटलीस्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उन लोगों के साथ हुआ। कुछ को जिनको मिल गया एटलीस्ट, तो कम से कम सेटिस्फाई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर में रहे, उस प्रेशर में आदमी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा हुआ जिन्होंने जनरल में रिटेन क्वालिफाई नहीं किया। एटलीस्ट जिन्होंने जनरल में रिटेन क्वालिफाई किया था, तो वो थोड़े से कंप्रेशन में रहे कि वर्स्ट कुछ भी होगा तो हमको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा। इसी वजह से मैं ये बोलता हूं कि अभी आपके पास जितने भी टाइम है, आपके पास भी 22 दिन है। आज को मैं छोड़ दूं तो, और 20 तारीख जिस दिन एग्जाम है उस दिन को भी छोड़ दूं, तो आज भी 22 दिन बचा हुआ है। 22 दिन में आप, ऐसा नहीं है कि जो स्क्रैच से आप स्टार्ट करोगे और उसको अटेम्प्ट करोगे। लेकिन आप अभी जो पीक में चल रहे हो, जो पीक में चल रहे हो, वो अपना जो है मोराल है वो डाउन नहीं होने दो। जो आपका पेस है उसको इनफैक्ट बढ़ाओ। और एक और चीजें इस ड्यूरेशन में मैं बोलूंगा, हमेशा स्वास्थ्य को सही रखो। अब आप एक भी दिन बीमार होना या बंक करना, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और फॉरगेट एवरीथिंग, जिसका भी जो है फंक्शन है, शादी है, मैरिज है, वॉट एवर द थिंग्स। हाँ, जिनको ये लगता है कि नहीं मैं 2021 के लिए ही टारगेट में हूँ, या जिनको लगता है कि कितना भी टफ पेपर आएगा, मेरा एक सीट कंफर्म है, देयर आर, तो उन लोगों के लिए आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हो। लेकिन जिन्हें लगता है कि हम क्लोज में हैं, हम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, प्लीज उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू वर्क करते रहो। और जो भी मैं टास्क दे रहा हूं, एटलीस्ट उस टास्क को कंप्लीट करो। आप, ऐसा नहीं है कि यही स्ट्रेटजी फॉलो करो, लेकिन उतना उस लेवल का वर्क एटलीस्ट करते रहो, कम से कम अभी 12 घंटे डेली। तो आज का देखेंगे। देखो, आज जो पेपर वन में आपको टारगेट दे रहे हैं, पेपर वन में आपका आज का टारगेट क्या है कि 2017 सीएपीएफ का जो एग्जाम हुआ है, तो सीएपीएफ 2017 का पेपर वन को सोल्व करो और रिवाइज करो। सोल्व और रिवाइज मीन्स है, जिन लोगों ने प्रॉपर डिटेल में सोल्व नहीं किया है वो उसको सोल्व करें, उसको प्रॉपर तरीका से आप सोल्व कर लें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सोल्व करा रखा है उसको आप रिवाइज करें। तो आप वो उस चीज को प्रॉपर तरीका से वो रिवाइज कर लें। और हमेशा ये है कि एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीका से देखना है, एक एक कीवर्ड को प्रॉपर ध्यान से आपको देखना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पेपर वन का टारगेट है। देखो, ये हमेशा इसमें यही बोल रहा हूं कि या तो आप डायरेक्टली जो है क्वेश्चन, लेकिन देखो बेटर वे ये चीजें होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन यदि साथ में हो, जैसे जो यूपीएससी एक्चुअल क्वेश्चन देती है, तो यूपीएससी जो एक्चुअल क्वेश्चन देती है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड होते हैं। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि समटाइम आपको इंग्लिश में समझने में कुछ
शब्द में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको हिंदी को कंसल्ट कर सकते हो और हिंदी में यदि समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंग्लिश में कंसल्ट कर सकते हो। हाँ, नो डाउट जो सपोज़ जिनका हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो उनके लिए तो सिर्फ़ एक ही विकल्प है कि इंग्लिश ये कर सकते हो या जिनको जो हिंदी वाले हो, उनको इंग्लिश तो एटलीस्ट पढ़ना ही है। इंग्लिश के सिवा आपके पास इंग्लिश पढ़ना ही मस्ट है। देखो जो हिंदी नहीं पढ़ेंगे उनका काम चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप हिंदी मीडियम के हो तब भी इंग्लिश आपको जानना ही होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हो, जो हिंदी भी जानते हो तो उनको एडवांटेज होता है सम टाइम ना कि एक आध वर्ड जैसे मैं रियली मैं बता रहा हूँ, जब मैंने 2013 का पेपर दिया था तो ऑब्वियसली मेरे 129 मार्क्स आ गए थे पेपर 1 में। लेकिन स्टिल मुझे लगा कि 1-2 क्वेश्चन शायद 2013 वे बैक तब मुझे एक क्वेश्चन अभी मुझे ध्यान आता है कि मैं उसका शायद इंग्लिश ये हिंदी वर्ज़न देखा हुआ होता, तो वो क्वेश्चन मेरा सही होता। मैंने अप्रोच हमारा सही था, लेकिन वो हम कीवर्ड नहीं समझ पाए थे। वो हिंदी में देखते तो शायद बन गया हुआ होता, आराम से बन गया हुआ होता, कांसेप्ट हमें सही लगा। एक था ना मोडेस्ट ग्रोथ रेट, तो मोडेस्ट का मतलब तब मैं समझता था। देखो आवाज़ ये हँसना मत ये करके वो वक़्त की बात थी कि तब मोडेस्ट का मतलब मैं अच्छा समझता था कि अच्छा ग्रोथ रेट, मोडेस्ट ग्रोथ रेट का मतलब अच्छा ग्रोथ रेट। बट आज ये जो चीज़ें हैं कि मोडेस्ट का मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ रेट नहीं होता है कि वो स्थिति ठीक नहीं है। तो हो जाता है। अब देखो उस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किया। अब यदि वो क्वेश्चन सही होता तो 2.67 मार्क्स एक्स्ट्रा मरा बढ़ा हुआ होता। तो ऐसे सबके साथ होते हैं कि इस वजह से बेटर है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करो वो जहां आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम प्रिंटेड हो साथ में। तो इसी वजह से देखो हमने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं, वो उसमें क्या है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ। हाँ, एक आध में कभी-कभार प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो ह्यूमन एरर एवरी टाइम इट हैपेंस बट मैं दोनों चीज़ों में करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो है बेटर उसका अंडरस्टैंडिंग उसमें हो सके, उसका आप बेटर एडवांटेज ले सको, ठीक है? तो इसमें आपका ये है। तो या तो हम यूट्यूब पे 6 पार्ट में ऑलरेडी हमने बताया कि सारे का हमने बनाया हुआ है। तो आज आप जो भी है 6 वीडियोज़ हैं। तो देखो सारे वीडियोज़ जो हैं डिपेंडिंग ऑन 15 मिनट के आसपास के होते हैं। सिर्फ़ जो क्वांट वाला होता है, क्वांट वाला में थोड़ा-सा बा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें से जो इंग्लिश के ये सॉरी जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं क्वांट के तो उसमें आपको समझाने थोड़े से पड़ते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा-सा बड़ा रखता हूँ और अदरवाइज़ जो है नॉर्मली 15 मिनट, 20 मिनट, 12-15 मिनट, 20 मिनट के आसपास का रहता है, तो उसको आप आराम से 1 से डेढ़ घंटे में के अंदर आप उस चीज़ को डेढ़ घंटे के अंदर उसको कर सकते हो आराम से, ठीक है? तो ये आपका आज पेपर 1 में टारगेट रहा। पेपर 2 में जो है ये ऐसे टॉपिक है, ठीक है? ऐसे भी जब देखो, जहाँ हिंदी और इंग्लिश यदि दोनों देख लेते हो, तो ये आपको समझना चाहिए कि ये आपका एसे का टॉपिक है क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग का जो है, वो आपका जो उसमें जो है, सिर्फ़ इंग्लिश में रहता है। तो रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पब्लिक अवेयरनेस जो जन जागरूकता में सोशल मीडिया का भूमिका अभी देखो, जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया एक तरह से जो है कि प्रिंट मीडिया देखा जाए तो ये न्यूज़ मीडिया जो होता था, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जस्ट इमेजिन करो कि पहले जो जन जागरूकता में पहले क्या था कि या तो आप न्यूज़पेपर को देखते थे जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर है मैगजीन है मैगजीन कई टाइप के होते हैं जैसे एक होता वीकली मैगजीन एक होता है आपका देखोगे कि फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन पे आता है एक होता है मंथली मैगजीन आता है तो जनरली 3 टाइप के मैगजीन मोस्ट पॉपुलर हैं अब देखो कुछ 3 मंथ्स के में भी आते हैं कुछ 6 मंथ में भी आते हैं तो वो देखो मेनली वो मैगजीन नहीं होते हैं, वो एक तरह से रिसर्च वर्क टाइप के होते हैं। जैसे आप सपोज़ आईआईएम अहमदाबाद का एक विकल्प मैगजीन आता है, तो उस 3 मंथ का आता है। फिर जैसे मैं एसआरसीसी में पढ़ता था, तो एसआरसीसी में 6 मंथ पे, तो वो एक तरह से रिसर्च वर्क टाइप का ये होता है। लेकिन जो नॉर्मल मैगजीन होता है आपका, वो 1 वीक 2 वीक या 4 वीक यानी कि 1 मंथ के आधार पे। तो पहले प्रिंट मीडिया ही था, फिर उसके बाद देखो रेडियो फिर एक आया। रेडियो ने अहम भूमिका अदा की। देखोगे डिफरेंट गाने फरमाइश के गाने सुने अनसुने और ये सारे हमारे फौजी भाइयों के विशेष अनुरोध पे। अब देखोगे उसमें से जो है बहुत सारी चीज़ें गाने के साथ-साथ देखोगे कि जो एंकर होते हैं, जो रेडियो जॉकी जिसको कहते हो, तो वो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देते रहते थे। तो आपके पास फिर उसके बाद आपका टेलीविज़न आया। तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन रेडियो, टेलीविज़न ये आपके मेन मीडियम थे।
लेकिन अब जो है आप 21st सेंचुरी में देख रहे हो, तो 21st सेंचुरी में आपका सोशल मीडिया में मेनली जो क्या है, एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है? ये एक समय ऑर्कुट जैसे था, ये आपका ऑर्कुट इज़ डेड नाउ ऑफिशियली। तो ये हो गया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये आपके, फिर आपके व्हाट्सएप हैं, टेलीग्राम है, ये, और एक मदर ऑफ ऑल थिंग्स, यूट्यूब। ऑब्वियसली है, ये वीडियो जो है आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, और यूट्यूब जो है आप में से सबसे जूनियर यूट्यूब है, मीन्स जो भी आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहे हो अभी इस समय, जो तो सबसे आप सब लोगों से छोटा आपका यूट्यूब है। यूट्यूब जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो आपका आपसे छोटा है प्रॉपर तरीका से, जो तो फंक्शनिंग जब किया। अब ये इस माध्यम से है जो हम चीजों को देख रहे हैं। तो जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, एक चीज देखो इसमें, शायद मैंने इधर बीच में नहीं बताया है, लेकिन मैं अभी इसको बता रहा हूं आपको, कि जो भी ऐसे टॉपिक होते हैं वो एक पॉजिटिवली टोन्ड होते हैं और एक निगेटिवली टोन्ड होते हैं। एक पॉजिटिवली टोन्ड और एक निगेटिवली टोन्ड। पॉजिटिवली टोन्ड और निगेटिवली टोन्ड, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पब्लिक अवेयरनेस, तो इसको एक पॉजिटिव टोन्ड के तौर पे लो, कि पॉजिटिविटी हमको अधिक इसमें रखना है, कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी इसमें भी लाना है, निगेटिविटी के भी, कि जो सोशल मीडिया है वो बहुत सारी चीजों को, गलत मैसेज, फेक न्यूज, ये आपकी सारी चीजों को फैलाता है, फेक न्यूज, पेड न्यूज वो रहता है, तो ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं होती है, या फिर जो आप इधर रिसेंट में देख रहे हो टीआरपी स्कैम वगैरह सारी चीजें हैं। तो जो सोशल मीडिया है वो निगेटिविटी भी उसमें है, लेकिन हमें एक तरह से इसको पॉजिटिवली टोन्ड ऐसे के तौर पे लिखते हैं, या लेकिन एक जैसे निगेटिवली टोन्ड उसको कहते हैं, जैसे ना कि जो है कि मान के चलो कि महिलाएं ये आ, ये 21st सेंचुरी वीमेन, डिड दे रीच वेयर व्हाट दे डिजर्व, या अ, वो उस जगह पे पहुंच पाई है जहां वो डिजर्व करती हैं, तो वो एक तरह से निगेटिवली टोन्ड, कि मान के चलो, या फिर रियलिटी ऑफ न्यू वीमेन। रियलिटी ऑफ न्यू वीमेन का मतलब जो 21st सेंचुरी में वीमेन है, जो आपके सारी चीजों में पुरुषों से कंधा मिलाकर के चल रही हैं, तो वो है रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी वीमेन या रियलिटी ऑफ न्यू वीमेन। अब देखो, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में अच्छा खासा हो गया है, बहुत जगह रिजर्वेशन हमने दिया है, बहुत सारी महिलाएं जो है कदम ताल मिला करके चल रही हैं, हमारे देश में प्रेसिडेंट वुमेन हो चुकी हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की जजेज रह चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारी वुमेन हो चुकी हैं, लोकसभा की स्पीकर, दो दो स्पीकर वुमेन रह चुकी हैं, गवर्नर बहुत सारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, अब आर्म फोर्सेस में भी उनका, लेकिन स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, क्या वो बराबरी पर पहुंच पाई है? नहीं। तो ये चीजें हैं, तो उसको निगेटिवली टोन्ड एक तरह से कहते हैं, कि उसमें अभी जो प्रॉब्लम ज्यादा है, ये पॉजिटिविटी कम है। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी जो टॉपिक, जनरली जो टॉपिक जो पूछे जाते हैं वो एब्सोल्यूट में नहीं होते हैं, वो कंप्लीट एब्सोल्यूट में नहीं होते हैं, कि पॉजिटिवली है तो हर चीज पॉजिटिवली पंप कर रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव, या निगेटिव है तो सिर्फ निगेटिव ये कर रहे हो, नहीं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो पॉजिटिविटी होते हैं और निगेटिविटी, लेकिन जो यदि पॉजिटिवली टोन्ड है तो उसमें पॉजिटिविटी को ज्यादा रखना है, निगेटिविटी को कम रखना है। निगेटिवली टोन्ड है तो निगेटिविटी वाले चीज को ज्यादा रखना है, और यानी कि उसका जो समस्या है वो ज्यादा रखना है, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उसको थोड़ा सा कम रखना है, लेकिन जो एब्सोल्यूट में नहीं होगा, ना तो कोई निगेटिवली टोटल होगा और ना तो पॉजिटिवली टोन्ड होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि वो आपको समझना है, और ये चीजें समझोगे, इन नंबर ऑफ डिस्कशन जब देखोगे, जैसे मैंने अब तक बहुत सारे एसेज को डिस्कस आपको कर रखा है, बहुत सारे रिपोर्ट को डिस्कस कर चुका है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स को डिस्कस कर चुका हूं, फिर उसके बाद जो टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट जो भी देते हो, देखो मैं जिनको फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो उनको, या फिर कुछ लोगों से बात होता है, तो एटलीस्ट आप उन चीजों से समझना है आपको। तो ये है जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका। तो इसमें है आपको पॉजिटिवली ये रखना है कि आज का डेट जो है सोशल मीडिया का है, तो कुछ के नेम लिख सकते हो कि विद इन क्लिक ऑफ द टाइम, या फिर जैसे आप ये लिख सकते हो कि जो 2014 का लोकसभा, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, ये नंबर ऑफ तरीका है उसको शुरू करने का। जैसे ये लिख सकते हो कि जो 21st सेंचुरी में जो एक तरह से 2014 का लोकसभा इलेक्शन ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ जिसमें एक तरह से सोशल मीडिया की अहम भूमिका देखी गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या इनफैक्ट कह सकते हो कि
2000 जो 14 था उसमें से 21st सेंचुरी में ये लंबे समय से 30 साल के करीब 3 डेकेड के बाद ये पहली बार हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने फुल मेजॉरिटी प्राप्त किया। और इस चीज़ों में लोगों को कैंपेन में ये इसने सोशल मीडिया ने अहम भूमिका अदा की। या फिर आज विद क्लिक ऑफ द माउस we can gain every information. Gone are the days when we were waiting for news, at that time only it will come. Suppose मान के चलो रेडियो पे, तो रेडियो पे सपोज 9 बजे, पौने 9 बजे आपको समाचार मिलता, पता नहीं अभी भी जो भी, मैं रेडियो तो बहुत जमाने से नहीं सुना होऊंगा कम से कम 10 साल से तो रेडियो नहीं सुना हूं। पहले रेडियो ही एक मीडियम था अच्छा खासा हमारे पास। तो उस चीज को तो आज जो है इसमें क्या है, एट ए इंस्टेंट कुछ भी, जस्ट इमेजिन करो कि आप बैठे हुए हो, कभी कभी ये होता है ना कि भूकंप के झटके आपने यदि सपोज फील किया, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहे कि क्या ये रियल में भूकंप था या कुछ ऐसे ही हमको फील हुआ। अब तुरंत आपने या तो फेसबुक को देखा या फिर तुरंत आपने आप गूगल में सर्च किया, तो विद इन आपको मिनट आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ए लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो इसमें से जन जागरूकता में कि पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस हर चीज के बारे में, उनके राइट्स के बारे में भी, उनके ड्यूटी के बारे में भी। तो देखो यहां आपको राइट्स को भी कंसीडर करोगे और ड्यूटीज को भी कंसीडर करोगे। अब या तो न्यूज से या सारी चीजों को, तो ये इसमें एक तरह से है कि पॉजिटिवली टोन्ड मैं समझता हूं कि ये है, लेकिन पॉजिटिविटी को ज्यादा इसमें रखना है और निगेटिविटी वाले एस्पेक्ट्स को रिलेटिवली कम रखना है। तो ये आपका जो है ये कहीं ना कहीं एक टॉपिक है जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो संभावना है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसमें हम एक इंट्रोडक्शन इसका ये आपको प्रेजेंट किए हैं, वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमने भी लिया ही है वो दूसरी जगह से। देखो, तो हम अभी कुछ दिन पहले सॉरी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पीछे रहा। यानी कि हम जो हार्नेस करना था उसका, जो प्रॉपर तरीका से हम उसको यूटिलाइज करना था, उसके प्रॉपर एडवांटेज को लेना था, वो हम नहीं ले पाए। लेकिन भारत जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का में लीडर की भूमिका अदा करेगा। तो देखो, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या था, वाटर सप्लाई एंड स्टीम इंजन। जो डिफरेंट पर्सन्स ने, आप हिस्ट्री यदि पढ़ोगे तो उसमें से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक तरह से जब ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, तो जो स्टीम इंजन है, वाटर सप्लाई और स्टीम इंजन ने अहम भूमिका उसमें अदा करी। तो तब हम ये चीज को सोच भी नहीं सकते थे। भारत जो है, भारत एक तरह से बहुत पिछड़ा हुआ देश था उस समय। पिछड़ा हुआ ऐसा नहीं है कि हर चीज में पिछड़ा हुआ था, लेकिन जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अदरवाइज देखा जाए तो उस समय जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, वो इन स्पाइट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी वो हमसे बेटर था। ये पिछड़ा हुआ का मतलब एग्रीगेट हर चीज में नहीं लोगे, बहुत सारे चीजों में हम एक्सेलेंट थे। जस्ट इमेजिन करो, आयरन का जो पिलर है आपका, जो कुतुब मीनार के कैंपस में देखो, तो 1000 प्लस 1500 साल पहले का, वो 1600 ईयर्स के आसपास का वो है। तो एटलीस्ट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, आज आप मॉडर्न फैक्ट्री में जो भी आयरन बनाते हो वो उसमें तुरंत जंग लग जाता है, और वो तो 1000 प्लस ईयर से खड़ा हुआ है और उसमें जंग नहीं लगा है। बहुत सारे, आप जयपुर शहर को देखो, प्रॉपर बहुत सारे वाटर सप्लाई वगैरह ये थे, तो हमने एक्सेलेंट कर रखा है। लेकिन जो नॉर्मली जो इन मॉडर्न टाइम के अनुसार जो था, तो उसमें हम अभी बहुत सारे ये एक्चुअली यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने उसको ये किया। हाँ, नो डाउट उसमें से उनके आयरन ओर, फिर उसके बाद कोल, इसने अहम भूमिका अदा की, क्योंकि स्टीम इंजन में कोल की आपकी अहम भूमिका थी। कोल जितना ज्यादा आपके पास होता था उतना आप एडवांटेज में थे। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, वो उसमें हमने वाटर और स्टीम पावर को यूज किया। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, इलेक्ट्रिक पावर एज वेल एज पेट्रोल इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन कह सकते हो। तो वो आपको सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने मेनली इलेक्ट्रिसिटी का, एक्चुअली पेट्रोल और डीजल इंजन हम उसमें बाद का स्टेज है। यानी कि जैसे सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही हम दो पार्ट में डिवाइड करें, तो फर्स्ट पार्ट में हम एक तरह से इलेक्ट्रिक पार का यूज किए, सेकंड पार्ट में जो था डीजल और पेट्रोल इंजन का यूज किए।
थर्ड जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया। नाउ इज द टाइम कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसमें डिजिटल रिवॉल्यूशन, यानी कि विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये चीजें हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वाटर सप्लाई एंड स्टीम इंजन, स्टीम पावर कह सकते हो। सेकेंड में आपका इलेक्ट्रिक पावर एज वेल एज पेट्रोल एंड डीजल इंजन। थर्ड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फोर्थ इंडस्ट्रियल इज नाउ डिजिटल रिवॉल्यूशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो सारी चीजें आप देख रहे हो। तो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उसमें हमको चीजों को किस ढंग से हम यूज करेंगे, तो देखो एज इंट्रो के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। बी स्टैंड ऑन द ब्रिंक ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन दैट विल फंडामेंटली अल्टर द वे वी लिव, वर्क एंड रिलेट टू वन another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before. We do not yet know just how it will unfold, but one thing is clear: the response to it must be integrated and comprehensive, involving all stakeholders of the global polity, from the public and private sectors to academia and civil society. तो ये एक तरह से क्रिस्प ये कह सकते हो, ये जो है सार इसमें है कि हम अभी नहीं जानते हैं कि ये किस ढंग से अनफोल्ड होगा चीजें। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था ना, कि जब आप सुबह उठते हो तो आपका ये सुबह उठने से पहले आपका अलार्म बजता है, जैसे ही अलार्म बजता है फिर आपका गीजर ऑन हो जाता है, गीजर ऑन होने के बाद ये सारे प्रोसेस जो है, अब यदि आप लाइट आपका ऑन ऑफ खुद से हो जा रहा है, गीजर ऑन हो जा रहा है, फिर सर्टेन टाइम बाद गीजर ऑफ हो जा रहा है, उसके बाद फिर आपका जो भी है फ्रिज में आपका यदि आइटम्स नहीं है, यानी कि फूड आइटम्स नहीं है, या और जो भी चीजें जरूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाता है, और वो सारी चीजें आपको मेंटेन रहती है, टेम्परेचर जिस अनुसार है वो मेंटेन। तो ये सब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये सारी चीजें कर रहे हैं। रोबो, जैसे जापान, ये अब ऑब्वियसली है कि आप लोग में से मान के चलो, हो सकता है कुछ लोग आप फॉरेन गए होंगे उस ये में। इंडिया में भी अब कुछ जो बड़े शहर हैं उसमें जो रोबो यूज हो रहे हैं होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वगैरह में। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, मेरा बैचमेट इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो वो अभी बता रहा था कि जब वो अभी लास्ट टाइम यानी कि 2019 में जापान गया था, तो फर्स्ट टाइम एक ऐसे होटल में रहा था, तो उसमें पूरे तरह से रोबो ही ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। तो ठीक है, आपको जो भी है सर्विस, तो उसको ऑर्डर कर दो और रोबो लेकर के आएगा। सपोज आपको टी चाहिए, बियर चाहिए, और या फूड आइटम चाहिए, वो रोबो है वो जो लेकर के आएगा। जो एक तरह से उस टाइम का देखो है ना, स्टार वार्स मूवी सीरीज में देखे होंगे, तो R2D2 जो रोबो होता है, तो एक तरह से उसी ढंग से रोबो है, वो आपको चीजों को लेकर के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये चीजें है। तो जो एक तरह से इसमें एग्रीगेट आप जो लिख सकते हो, तो वर्ल्ड ओवर जो भी प्रोग्रेस चल रहा है उसके बारे में चीजों को लिखोगे। और उसके बाद जो है इंडिया में एज ए, जैसे तो ये प्राइम मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट जो है, कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत जो है वो उसमें पीछे रहा है अब तक के थ्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत जो है वो लीडर की भूमिका अदा करेगा। फिर उसके बाद उसमें से चीजों को देखो कि उसके लिए हमें जरूरत क्या होगा। सिर्फ हमें सोचने से तो ही नहीं होगा ना, कि उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो न्यू स्किल सीखने पड़ेंगे, जैसे अभी ये शायद आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फुल फ्लेज्ड बीटेक का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है। तो ग्रेजुअली हमें जो है लर्नेड प्रोफेशनल चाहिए होंगे, ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए होंगे, तो कुछ तो रिसर्चर चाहिए होंगे, और कुछ जो प्रोफेशनल चाहिए होंगे जो उसको एग्जीक्यूट कर सकें, यानी कि जो एक बंच ऑफ इंजीनियर्स चाहिए वो जो उस चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमें चाहिए होगा। अब देखो उसमें से क्या होगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो होगा जॉब नेचर चेंजेज होगा। जैसे इट इज एज्यूम्ड कि 2030 तक जो होंगे ऑलमोस्ट वन थर्ड से ज्यादा जो होंगे वर्क नेचर जो चेंज हो जाएगा। वो जो कहते हैं ना कि 21st सेंचुरी में लिटरेट वही है जो दे आर नोइंग आर्ट ऑफ हाउ टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ठीक है, चीजों को लर्न कर सकें, अनलर्न कर सकें और रीलर्न कर सकें। तो वो चीजों को जरूरत हमें होगा। तो ये सारी चीजों को आपको ये करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें से ये ग्रामर वाला पार्ट जो सॉल्यूशन में हम ये इसमें देख रहे हैं डिस्कशन में, ग्रामर का चीजें। तो इसमें से फर्स्ट वाला ये है कि रीराइट द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट फॉर्म। तो इसको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको करेक्ट फॉर्म में हमें ये लिखना है। ठीक है, तो व्हेन शी अराइव्ड शी वाज ट्रैवलिंग फॉर 20 आवर्स।
तो शी वॉज ट्रैवलिंग फॉर 20 आवर्स जो है, तो देखो वो व्हेन शी अराइव्ड, तो शी वॉज ट्रैवलिंग एक्चुअली जब अराइव हुई जस्ट, तो एक तरह से ट्रैवल करके जस्ट उसने स्टॉप करा था, तो ये होगा व्हेन शी अराइव्ड, फर्स्ट पार्ट सही है, शी हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 20 आवर्स, तो ये जो कंटिन्यूअस टास्क हो रहा था, तो वॉच की जगह क्या होगा, हैड बीन, तो इसमें हमको ये हैड बीन लगाना है। नेक्स्ट आपका है इट इज इंपॉर्टेंट टू डोंट वरी, तो इसको करेक्ट फॉर्म में इसको भी लिखना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट नोट टू वरी, ठीक है, डोंट वरी की जगह नोट टू वरी, तो यहां हो जाएगा नोट टू वरी। फिर नेक्स्ट आपका करेक्ट में ये करना है, वेक मी एट 5:10 तो ये ठीक है, वेक मी एट, तो वेक मी एट 5:10 तो 5:10 सिर्फ ओ क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये वेक मी एट 5:10, ठीक है। नेक्स्ट आपका वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, तो इसको भी करेक्ट फॉर्म में ये करना है, तो वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, तो ये करना चाहिए, इसमें क्या होगा, हर के जगह वंस होगा, ठीक है, वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, ठीक है, तो वंस हेल्थ। नेक्स्ट है एवरी क्लाउड हैज, तो इसमें क्या होता है, सिल्वर लाइनिंग, तो सुटेबल एडजेक्टिव से, तो सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट है अंडमान्स आर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, तो इसमें आर्टिकल लगाओगे द, तो द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, तो इसमें एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स लगाना था। नेक्स्ट है आपका जो इसमें है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब स्विम का ये है, तो स्विमिंग से संबंधित, स्विम से संबंधित होगा, तो द बॉय हैज, तो क्या होगा, स्वम, स्वम अक्रॉस द गंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो इसको कंपेरेटिव में बदलना है इसको, तो क्या होगा, इंडिया इज लार्जर देन, larger than any other democracy in the world. India is larger than any other democracy in the world. नेक्स्ट जो है आपको पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करना है, तो ये है क्वेश्चन इसमें, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द मेजर्स स्पीच, तो क्या होगा, सॉरी मेयर्स स्पीच, ठीक है, मेयर्स स्पीच, तो क्या होगा, द मेयर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड, तो मेयर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड। नेक्स्ट द टीचर सेड अकबर बोन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस, तो इसको क्या है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट अकबर वोन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस, ठीक है, तो फिर से सुनो, द टीचर सेड दैट अकबर बोन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका जो है ये होमोनिम्स, होमोनिम्स का ये कह रहा है कि फ्रॉम गिवन होमोनिम्स मेक सेंटेंस फ्रॉम ईच वर्ड विद क्लियर मीनिंग, तो देखो दो होमोनिम, होमोनिम का मतलब होता ना कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिलर होता है, लेकिन उसके मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसको होमोनिम्स कहते हैं, कि प्रोनाउंसिएशन जो है आपका इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन है जो सिमिलर है, लेकिन जो मीनिंग है वो, जैसे बियर बेयर एक तरह से मोर और लेस क्या है, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, तो बेयर, बियर का मतलब क्या होता है, भालू, बेयर का मतलब होता है विदाउट, जैसे कहते हैं ना बेयर इन्फिनिटिव, तो बिना ये का, कि ये जो एक सेंटेंस होता है बेयर इन्फिनिटिव, तो बियर का मतलब भालू, बेयर का मतलब बिना, जो बिना कपड़े के, तो ही वो बेयर एक्ट जो बोलते हैं एक तरह से कि एज सच, तो जो है कि बेयर ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल तो ये, तो प्रिंसिपल का मतलब जो होता है जो मुख्य होता है, यानी कि एक तरह से प्रधानाध्यापक भी इसको कहते हैं, तो या तो प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक कहते हैं, या प्रिंसिपल वर्ब जिसको कहते हैं तो मुख्य वर्ब जो मान के चलो, और प्रिंसिपल का मतलब ये सिद्धांत होता है, तो ये आपका सिद्धांत हो गया, और ये प्रिंसिपल का मतलब या तो मुख्य या प्रधानाध्यापक।
नेक्स्ट आपका जो अस्टेयर और अस्टेयर, अस्टेयर का मतलब सीढ़ी होता है और अस्टेयर का मतलब ताकना। जैसे देयर आर 20 स्टेयर्स इन माय हाउस, ठीक है, दैट्स फाइन। और अस्टेयर की मोहन वाज अस्टेयरिंग एट गीता, तो गीता को टकटकी लगाकर देख रहा था। नेक्स्ट ग्रोन और ग्रोन, तो ग्रोन का मतलब ये होता है ना कि एक तरह से जो होता है कि पेन, दर्द से चिल्लाना चीखना, जो आपका होता है कि दर्द से बिलबिलाना, तो ये आपका जो होता है कि ये ग्रोन होता है। और ये ग्रोन का मतलब है कि वो ग्रो उस कर गया, वो वृद्धि। डियर, डियर का मतलब जो होता है कि प्रिय या महंगा, या तो प्रिय या महंगा, ये डियर का मतलब हिरन होता है। तो आपको इससे सेंटेंस बनाना था। इसमें देखो है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से हमको ये है, तो द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड, तो इसमें लगेगा बाय फायर। आई हैव नोन हर, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू नॉट क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क। आई होप टू टीच, सॉरी, आई होप टू रीच द स्टेशन इन एन आवर, इन एन आवर एट द आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है रितिका एंड अपूर्वा, देयर वेयर थ्री अदर गर्ल्स प्रेजेंट इन माय बर्थडे पार्टी, तो बिसाइड्स, बिसाइड्स रितिका एंड अपूर्वा देयर वेयर थ्री अदर गर्ल्स प्रेजेंट इन माय बर्थडे पार्टी। तो ये आज का ये चीजें हो गया। जो भी देखो जो चीजें हैं उस चीज को करते रहो, उसको देखो ग्रामर वगैरह में ऑलरेडी हम ये जो आपके फ्री वाले में जो है ओपन सबके लिए, उसमें भी हम बहुत सारे चीजों को कवर करवा चुके हैं। और जो पेड वाले हैं, तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि जिनको प्रॉब्लम है तो वो पेड वाले में वो ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें वो वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। वो आप जिनको भी इशू है कुछ भी, तो आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डालें। एक चीज है, कल हमने आपको होमवर्क दिया था टेस्ट सोल्व करने का या लिखने का, तो प्लीज आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट मुझे एक इंकरेजमेंट मिल सके कि यस एटलीस्ट कुछ कैंडिडेट हैं जो चीजों को फॉलो कर रहे हैं। मैंने ये ऑब्वियसली हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप हमारा ही टेस्ट लिखो, कहीं भी लिखो, आप घर में आपके पास सेट रखा हुआ, आप उसको सोल्व करो, लेकिन एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपने लिखा है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप डालो, उसमें कमेंट में ही आप यस ये बोलना जो भी लिखे हो, और जो नहीं किए हो तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। और कुछ भी है इशू तो आप 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, जिन्हें भी टेस्ट देना है कि स्टडीज पे जाके टेस्ट देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, कंटिन्यू मेहनत करते रहें।